यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसका यूपी पीसीएस का हम लोग टेस्ट देखेंगे। टेस्ट नंबर यहाँ पर रहेगा चौथा नंबर, ठीक है। टेस्ट नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं, चौथा नंबर यहाँ से करेंगे। चौथा नंबर जो टेस्ट रहेगा ये, इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, पर्यावरण जो एनवायरमेंट इकोलॉजी है, यूपी स्पेशल, साथ में करंट अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 चीजें जो हैं, 4 सब्जेक्ट को लेकर के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं। यूपी स्पेशल में आपका करंट भी हो सकता है और यहाँ पर एनवायरमेंट में भी करंट हो सकता है, बाकी और जो नेशनल इंटरनेशनल करंट है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में आधुनिक भारत और पर्यावरण के स्टैटिक क्वेश्चन भी मिलेंगे, है ना। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा अमृतसर की संधि 1846 के प्रावधान थे, कौन से थे बताना है। आंसर हो जाएगा पहले का करेक्ट आंसर। एक तो कश्मीर को राजा गुलाब सिंह बेच दिया गया था, ठीक है, गुलाब सिंह को बेचा गया था, और सिख सेना को पूरी तरह से भंग कर दिया गया था। सेकंड यहाँ से गलत है, क्योंकि सिख सेना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी और लाहौर की संधि 1846 के तहत इसकी ताकत कम हो गई थी, लेकिन इसे खत्म नहीं किया गया था। तीसरी बात है, ब्रिटिश भारत में पंजाब के विदेशी मामले पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया था। तीसरी बात करते हैं, क्योंकि अमृतसर की संधि ब्रिटिश और राजा गुलाब सिंह के बीच हुई थी। यहाँ पर इसमें यह नहीं था कि ब्रिटिश इंडिया पंजाब के विदेशी मामलों को कंट्रोल करेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर 1 करेक्ट है, 2 और 3 गलत हो जाएगा। सही पूछा है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है, अब विकथन है और कारण। रणनीतिक दृष्टिकोण से बक्सर का युद्ध 1764 प्लासी युद्ध 1757 की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था, क्यों? देखो, इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो यहाँ पर बक्सर का युद्ध 1764 में राजनीतिक रूप से इससे महत्वपूर्ण था, और इसमें क्या था कि बक्सर के जो बंगाल में नवाब अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया था, और इससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित हुई थी और मुगल सम्राट अपमानित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से पहली बात इससे क्या होगी? करेक्ट है, और दूसरा भी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ये यहाँ से सही आंसर है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 है, सैक संधि के बारे में विचार करना है। सैक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य 1801 में अवध था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि सैक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य हैदराबाद था, न कि अवध। अवध ने इसे बाद में 1801 में स्वीकार किया था। तो पहला गलत हो गया। गलती पूछा था, कौन सा गलत है? बाकी शासक को अपनी स्वयं की सेना भंग करनी पड़ी थी, एकदम करेक्ट है। शासक को अंग्रेजी की अनुमति नहीं थी और उसके बिना किसी भी यूरोपीय सेवा को नियुक्त नहीं किया सकता था। चौथा है, अंग्रेजों ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था। 3 बातें करेक्ट है, तीसरे का आंसर गलत पूछा तो 1 गलत है पहला। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। विद्रोह और इससे कौन जुड़े नेता थे? पहला है, चौथे का पहला है सन्यासी विद्रोह, मजनून शाह, ठीक है। उसके बाद यह मजनून शाह। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह आपको हो जाएगा क्या? कोल विद्रोह बुद्धो भगत। उसके बाद संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह सिंधु और कान्हू, और सन्यास रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां से चौथे का बी करेक्ट है। 5वां, रैयत वाले बंदोबस्त के संबंध में विचार करना है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट है, 5वें का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, सरकार रैयतों को पट्टा देती थी। सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक रैयत को एक पट्टा या स्वामित्व विलेख मिलता था, जिससे भूमि धारित जो होती थी उसका विस्तार और राजस्व मांग में निर्दिष्ट भूमिका होती थी। इसके बदले में काश्तकार मूल्यांकित राजस्व का भुगतान करने के लिए मूल्यचका मतलब होता था समझौता पत्र, इस पर हस्ताक्षर करता था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे कि मूल्यचका जो है क्या है, किस चीज से रिलेटेड था? ये रैयतवाड़ी के संबंध में किससे था? समझौता पत्र से, याद रखना है। तीसरी बात है, ये भी करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से ये बोला है कि भूमि पर कर लगाने वाले से पूर्व उसका सर्वेक्षण और मूल्य कर निर्धारण जो था उसका आकलन किया जाता था। एकदम करेक्ट है भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी इसलिए करते थे ऐसा सर्वेक्षण क्योंकि मृदा की गुणवत्ता, है ना, फसल की संभावना को, उत्पादकता को लेकर जैसे जो कारक थे वो निर्धारित किए जाते थे। तीनों बातें क्या होंगी? करेक्ट है। आंसर 5वें का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1815 में
आत्मीय सभा की स्थापना की थी? छठे का आंसर हो जाएगा ये की थी राजा राम मोहन राय। ये यहाँ से सही आंसर है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई थी और ये एक दार्शनिक चर्चा समूह में था जिसे बढ़ावा दिया गया था एक तो शुरुआत को, सामाजिक और धार्मिक सुधार को, और अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का विरोध को। छठे का ए करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 7वां। किस चार्टर अधिनियम के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था? 7वें का आंसर हो जाएगा ये किया गया था। 7वें का बी करेक्ट है, 1833 चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 8वां आते हैं। 8 नंबर। यूरोपीय शक्तियों के द्वारा भारत में स्थापित प्रथम फैक्ट्री कारखानों के बारे में विचार करना है। पुर्तगाली, और यहाँ पर बोला कि कालीकट, है ना, तो गलत सही होगा। पहली बात करेक्ट है। डच मसूलीपट्टनम, ये भी बात करेक्ट है। अंग्रेज सूरत, ये करेक्ट है भी, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में स्थापित की गई थी। उसके बाद चौथा फ्रांसीसी मसूलीपट्टनम, ये बात भी गलत हो जाएगी। चौथी बात, क्योंकि फ्रांसीसी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत 1667 में स्थापित की थी, ना कि मसूलीपट्टनम में। बाद में उन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की थी। आंसर क्या होगा? 1 2 3 करेक्ट है। 3 बातें सही है। 8वें का सी। क्वेश्चन 9। लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित बंगाल का विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? 9वें का आंसर हो जाएगा यह प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के लागू होने से स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए चरण को चिन्हित किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों संगठनों के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? मित्र मेला जो है, मित्र मेला के बाद में पुनर्गठित कर उसका नाम अभिनव भारत कर दिया गया था। 10वें का पहला क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, ढाका आंदोलन समिति की स्थापना बरिंद कुमार घोष ने की थी। सेकंड बात गलत है, क्योंकि ढाका आंदोलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन बिहारी दास द्वारा 1906 में की गई थी। ठीक है, और 1902 में बरिंद कुमार घोष कलकत्ता चले गए थे और आंदोलन समिति के संस्थापक सदस्य बने थे। तीसरा है, मद्रास प्रेसिडेंसी में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारों को प्रचारित करने के लिए भारत माता सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तीसरा करेक्ट है। चौथा, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। चौथी बात गलत है, क्योंकि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। बाद में सावरकर ने इसके प्रमुख सदस्यों को, नेताओं को लेकर के से बने थे, और लेकिन इसके संस्थापक नहीं थे। 1 करेक्ट है और 3 करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है ना, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे बोले निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन, बंगाल विभाजन की घोषणा, कांग्रेस द्वारा पहली बार स्वराज की मांग उठाई गई थी, और आगा खान नेतृत्व में शिमला शिष्टमंडल ने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी। तो कौन सा पहले आएगा बताना है आपको। देखो यहाँ से जो पहला आएगा इसमें आ जाएगा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। कब ये हुई थी? 20 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। उसके बाद पहला आएगा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन। कब हुआ था ये हुआ था 15 अगस्त 1906, है ना। उसके बाद आपका आएगा चौथा, आगा खान के नेतृत्व में शिमला शिष्टमंडल से मिंटो की मुलाकात हो जाएगी। कब? ये 1 अक्टूबर 1906। और जो बचा तीसरा, पहली बार स्वराज की मांग उठाई गई थी तो दिसंबर 1906। सही आंसर 2 1 4 3 बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कारखाना अधिनियम, और यहाँ पर कार्यकाल के किसके यहाँ पर कार्यकाल में था। देखो प्रथम कारखाना अधिनियम ये बोला है लॉर्ड कर्जन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन होगा इसमें। ठीक है, द्वितीय कारखाना अधिनियम आपको हो जाएगा क्या? द्वितीय कारखाना अधिनियम लॉर्ड कर्जन, राइट। द्वितीय कारखाना अधिनियम लॉर्ड कर्जन। उसका तृतीय कारखाना अधिनियम जो है, तृतीय कारखाना अधिनियम हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका है लॉर्ड जेम्स फोर्ड, चतुर्थ कारखाना अधिनियम। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट सही है 12वें का, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में विचार करना है। उन्हें वर्ष 1908 में राजद्रोह के आरोप में 18 महीने का कारावास की सजा सुनाई गई थी। पहली बात गलत है, क्योंकि तिलक को राजद्रोह के लिए दोषी ठहराया गया था और बर्मा की मंडली जेल में रखा गया था। ठीक है, उन्हें 6 वर्ष की यहाँ पर सजा सुनाई गई थी, और 18 मार्च की कारावास की सजा 1897 में सुनाई गई थी, न कि 1908 में। तो ये गलत हुआ। सेकेंड, उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विनाशकारी अकाल के दौरान ब्रिटिश राजस्व घाई में विरोध में
महाराष्ट्र में कर्नाटकी आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने सेल्युलर जेल में कारावास के दौरान गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि ये अंडमान जो मांडले जेल में लिखी थी, ना कि अंडमान जेल में। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे, वे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। करेक्ट है। 2-4 से ये गलत पूछा है तो 1 और 3 सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन 14 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हुए संवैधानिक विकास के संबंध में विचार करने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में विधानमंडल व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 ने विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान नहीं किया था, और इन सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी और विधायी परिषदों का विस्तार किया था। सेकेंड बात है, भारत सरकार ने 1935 ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की अनुशंसा की थी। सेकेंड गलत है भी, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 ने मतदाता वर्ग का काफ़ी विस्तार किया, लेकिन महिलाओं या पुरुषों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत नहीं की थी। दोनों बातें गलत हैं। आंसर 14 का 1 और 2 डी। क्वेश्चन 15 सूची 1 सूची 2 पर मैच करना है। समाचार पत्र पत्रिका संपादक इसके कौन से हैं? देखते हैं। पहली बात है बंगाल हरकारा। बंगाल हरकारा क्या होगा? विलियम हंटर 1 और 2। हमदर्द, हमदर्द क्या होगा? मौलाना मोहम्मद अली 4। उसके बाद लाहौर क्रॉनिकल मुंशी मोहम्मद अजीम। उसके बाद समाचार दर्पण जॉन क्लार्क मॉर्समैन। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 15 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 16 16 नंबर है। एक आंदोलन के संबंध में विचार करना है। इसका उदय अवध किसान सभा आंदोलन के बाद पतन के बाद हुआ था। पहला क्या होगा? 16 का स्टेटमेंट सही है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों ने जमींदारों को लगान न देने का संकल्प लिया था। सेकंड गलत है। तीसरा, यह आंदोलन पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्यक्ष नेतृत्व में संगठित किया गया था। तीसरा गलत है भी, क्योंकि कुछ स्थानीय कांग्रेसी और खिलाफत कार्यकर्ताओं ने शुरू यहाँ पर इस आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन यह आंदोलन पूर्णतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित नहीं किया गया था। चौथी बात है, कुछ क्षेत्रों पे बड़े तालुकादारों की दमनकारी प्रथाओं के विरुद्ध छोटे जमींदारों और काश्तकारों ने संयुक्त रूप से इस आंदोलन में भाग लिया था। ये बात क्यों जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। 1 और 4 सही है, सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, संगठन और इसके संस्थापक नेता दे रखा है, कौन कौन मैच कर रहा है देखते हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर इसका चौथा जगजीवन राम। उसके बाद हो जाएगा आपका ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन, ये हो जाएगा पहला बी आर अम्बेडकर। डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, एसोसिएशन का होना चाहिए आपका क्या? MC राजा। और डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा विठल रामजी सिंधे। करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं 18। निम्नलिखित नेताओं पर विचार करने और उनको उपयुक्त नेताओं के सही यहाँ पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध कौन नहीं था बताना है। आंसर हो जाएगा 18 का कौन सा देखते हैं। एक तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये है ना संबंध नहीं थे, और उसके बाद एक और यहाँ पर है कौन जो हो जाएगा इसमें चौथा सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों यहाँ पर क्या है? ये सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे। आंसर यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट 18 का बी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 19 नंबर है। निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार करना है और उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह 1917 से 19 के बीच में, रंपा विद्रोह 1922 से 1924, ठीक है, और तेभागा 1946 से 47, और ताना भगत आंदोलन 1914। तो ये सब पॉइंट नोट कर लो आप, है ना। आंसर क्या जाएगा? 19 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 20 नंबर 20। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। आयोग अकादमी और संबद्ध इसके व्यक्ति कौन है 20 में देखते हैं। सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्कॉट मोफ्रिफ। उसके बाद दुर्भिक्ष अकाल आयोग 1899 और 1900 में, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तीसरे में सर एंटनी मैकडोनल। पुलिस आयोग 1902, ये हो जाएगा आपका सर एंड्रयू फ्रेजर। इंपीरियल कैडर कोर की स्थापना 1901 में लॉर्ड किचनर। करेक्ट आंसर 20 का बी।
21 नंबर है संयुक्त प्रांत के किसान आंदोलन के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही है? 21 में यहाँ पर जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा की गतिविधियों और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 21 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र के प्रयासों से हुई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना इससे पहले 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं के प्रयासों से हुई थी। यद्यपि बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाद में अवध किसान सभा आंदोलन के एक प्रमुख नेता बने थे। ओनली वन करेक्ट है। आंसर क्या होगा? दूसरा गलत हो जाएगा, तो एक करेक्ट है। क्वेश्चन 22 नंबर आते हैं। 22 में बोला है निम्नलिखित विशेष घटनाओं पर विचार करना है, इन्हें सही कालक्रम के अनुसार लगाना है। लगाते हैं। दांडी मार्च क्या होगा? दांडी मार्च शुरुआत की गई थी कब? 12 मार्च 1930। प्रथम में गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931। गांधी विन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931। और भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 30 मार्च 1931। इसी बाद आपको मैंने सब पोर्शन बता दिया कौन कौन से कब है। इसको सीरियल से लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 22 का डी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर है निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में से कौन से नौजवान भारत सभा के संबंध नहीं थे? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर ये नहीं थे। एक तो हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस, राइट। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, ये दोनों क्या थे? नौजवान भारत सभा से संबंध नहीं थे। 23 का बी सही आंसर है। नौजवान सभा की स्थापना कभी थी? 1926 में लाहौर में भगत सिंह द्वारा की गई थी। उसके प्रमुख सहयोगियों में भगवती चरण बोहरा, छबील दास शामिल थे। आगे आते क्वेश्चन 24 वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें से कौन सा यहाँ पर सही होगा। इसका आयोजन लॉर्ड मिंटो के द्वितीय कार्यकाल के दौरान किया गया था। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि 1911 का दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया था, न कि मिंटो द्वारा। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की उद्घोषणा की गई थी। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा है असम को पुनः उसी स्थिति में बहाल कर दिया गया था जो बंगाल विभाजन से पूर्व उसकी स्थिति थी। तीसरा क्या होगा? करेक्ट है। चौथा बंगाल को एक अलग प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था जिसमें बिहार और उड़ीसा शामिल था। चौथी बात गलत है, क्योंकि बिहार और उड़ीसा को शामिल करने के लिए बंगाल का पुनर्गठन नहीं किया गया था। इसके विपरीत बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था और 1912 में एक नया प्रांत बनाया गया था, जबकि बंगाल पुनर्गठन मुख्यतः एक बंगाली भाषी प्रांत के रूप में किया गया था। आंसर 2, 3 सही है, 1 और 4 गलत है। सही पूछा तो 2, 3 भी। 25 नंबर है सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। 25 नंबर है घटना और यहाँ पर वाइसराय गवर्नर जनरल, ठीक है। पहला हो जाएगा 25 का यहाँ से मदन लाल ठींगरा द्वारा कर्जन वैली की हत्या, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 1909 की गई थी। उस समय लॉर्ड मिंटो धरती भारत के वाइसराय थे, इसलिए 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अभी। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना ये हुई थी 1916 में मोहन मालवीय के प्रयासों से, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। तो ये हो जाएगा। और उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ये हो जाएगा इसका। आगे आते हैं मदन लाल ठींगरा का, आपको दिखा देते हैं क्या था यहाँ पर। ये था मिंटो द्वितीय, है ना। ये कृषि पर शाही आयोग नियुक्त की गई थी कब? ये की गई थी किसके काल पर? ये इरविन के समय पर, राइट। और उसके बाद मोपला विद्रोह की शुरुआत, जो पहला नंबर था यहाँ पर, क्या था? लॉर्ड रेटिंग में। आंसर 25 का सी करेक्ट है। 26 नंबर है 26 निम्नलिखित में से घटनाओं को कालक्रम के अनुसार यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर ये पहला हो जाएगा लखनऊ समझौता, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ से जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद हो जाएगा क्या? बाल गंगाधर तिलक का निधन, और उसके बाद दूसरा स्वराज पार्टी का गठन। करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही है, ठीक है। लखनऊ समझौता 1916, जलियांवाला बाग 1919, बाल गंगाधर तिलक का निधन 1920, स्वराज पार्टी का गठन 1923। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से किससे आजाद हिंद फौज आईएनए के गठन के विचार के पीछे मुख्य सूत्रधार बनाता है? आंसर होगा यहाँ से एक तो ज्ञानी प्रीतम सिंह, ठीक है, ज्ञानी प्रीतम सिंह, और उसके बाद हो जाएगा तीसरा इवाइची फुजीवाड़ा,
ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एक और 3 करेक्ट है ना, 27 का, तो डी आंसर यहाँ से होगा, सही पूछा है, राइट। आगे आते हैं 28 नंबर। 28 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को विचार करना है और उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 28 में 28 है, करते हैं इसको, देखते हैं। पहला आएगा आपका क्या, चंद्रशेखर आजाद की शहादत या बलिदान, ठीक है। उसके बाद पहला गांधी इरविन समझौता, ठीक है, 5 मार्च 1931। और उसके बाद आपका आएगा दूसरा राजगुरु को फांसी, और चौथा धरती गोलमेज सम्मेलन। धरती गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931। राजगुरु भगत सिंह को सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931, चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931 और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो ये सब नोट कर लेना है, सब 1931 के। आंसर क्या होगा, 28 बी करेक्ट है। 29 नंबर है 29, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा गदर पार्टी से संबंध है। आंसर हो जाएगा 29 का ये संबंध था, एक तो रास बिहारी बोस और रामचंद्र, तो यहाँ से इसका सही आंसर होगा। रास बिहारी बोस 1915 में नियोजित विद्रोह के दौरान गदर क्रांतिकारी निकटता से जोड़ा था, ठीक है। और रामचंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका की गदर पार्टी के जो नेता थे, उसमें हरदयाल ने अमेरिका छोड़ने के बाद उन्हें गदर समाचार पत्र का संपादन किया था। 2-3 करेक्ट है, आंसर 29 का बी। क्वेश्चन 30 है, नीचे दिए गए अभिकथन कारण है, देखते हैं 30 में। पहला बोला है अभिकथन, साइमन कमीशन का बहिष्कार एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बदल गया था क्योंकि भारतीयों ने न केवल इसकी अनुशंसा पर बल्कि उसके संगठन पर भी आपत्ति जताई थी। पहला क्या होगा, 30 का करेक्ट है, सही है। सेकंड, साइमन कमीशन पूरी तरह से ब्रिटिश सदस्य शामिल थे और भारत की संवैधानिक प्रगति की समीक्षा करने का भविष्य को लेकर के राजनीतिक सुधारों का सुझाव देने के लिए अध्यादेश के बावजूद इसकी किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों सही है। सी नहीं, ए करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी करता है। साइमन कमीशन के बारे में पूरी बात यहाँ पर आप नोट कर लो, करेक्ट है दोनों बात। आगे आते क्वेश्चन 31, 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है अर्थात वह प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित होने के बजाय प्राथमिक प्रदूषकों के पारस्परिक प्रक्रिया और अभिक्रिया के दौरान वायुमंडल में निर्मित होता है। आंसर 31 का हो जाएगा ये पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN इसका सही आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 32 धूम कोहरे या धुआं से जो है स्मोक, इसके बारे में विचार करना है। पारंपरिक लंदन प्रकार का धूम कोहरा प्रकृति में अपचायक होता है और ठंडी आर्द्र दशाओं में निर्मित होता है। पहली बात क्या होगी, 32 का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड, प्रकाश रासायनिक लॉस एंजल्स प्रकार का धूम कोहरा प्रकृति में ऑक्सीकारक होता है और गर्म धूप वाली दशाओं में निर्मित होता है। दोनों बातें करेक्ट हैं, दोनों को एक दूसरे से मिलाना नहीं है, ठीक है। प्रकाश रासायनिक यहाँ पर धूम कोहरा और पारंपरिक धूम कोहरा दोनों करेक्ट है, आंसर 32 का सी। 33 नंबर है, वायु गुणवत्ता माप के संबंध में PM 2.5 शब्द का तात्पर्य ऐसे कण की पदार्थ से है जो या जिसका वायुमंडलीय गति के व्यास निम्नलिखित में से किसका होता है, निम्नलिखित में से कम होता है, कौन। आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर, ये 2.5 माइक्रोमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। 33 का। ओजोन परत के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ओजोन परत का संरक्षण जो होता है ये वीनर अभिसमय समय 1985 में अपनाया गया था। पहली बात करेक्ट है। वायुमंडल में ओजोन स्तंभ की मोटाई को डॉप्सन इकाइयों में मापा जाता है। सेकेंड, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तीसरा, आर्कटिक क्षेत्र में वसंत ऋतु के दौरान ओजोन छिद्र सबसे अधिक स्पष्ट होता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा गलत है क्योंकि सबसे गंभीर मौसमी ओजोन क्षरण दक्षिणी गोलार्ध के बसंत के दौरान आर्कटिक के ऊपर होता है, ना कि आर्कटिक के ऊपर, मतलब अंटार्कटिक के ऊपर होता है, ना कि आर्कटिक के ऊपर। यहाँ पे आर्कटिक लिखा है, अंटार्कटिक होना चाहिए। 1-2 करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 35 ग्रीन हाउस गैस के बारे में विचार करना है। 100 वर्ष की समयावधि में प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर मीथेन की वैश्विक तापमान क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक होती है। 35 पहला सही है। सेकंड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 क्योटो प्रोटोकॉल के तहत शामिल ग्रीन हाउस गैसों में एक होती है। सेकंड, ये भी सही क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल की टोकरी के तहत 6 ग्रीन हाउस गैसें शामिल है, CO2, CH4, N2O,
HFC, PFC, SF6, ठीक है। और दोहा संशोधन के तहत NF3 को बाद में जोड़ा गया था, इसलिए SF6 में से शामिल है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है 35 का। सी 36 है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों में से किसकी वैश्विक तापमान क्षमता प्रति इकाई द्रव्यमान सबसे अधिक होगी? आंसर 36 का हो जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 37। निम्नलिखित पर विचार करना है, अभी समय और इसका विषय दे रखा है, क्या होगा? पहली बात है 37 की, यहाँ पर ये बोला है कि बौन अभिसमय हो जाएगा वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियाँ, ठीक है। स्टॉकहोम स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, रॉटरडैम जो अभिसमय है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खतरनाक रसायनों के लिए पूर्व सूचित सहमति, मिनीमाता, पारा। करेक्ट आंसर यहाँ से A1 B2 C3 D4, करेक्ट आंसर B। 38 है, प्रवासी प्रजाति के सभी समय के बारे में विचार करना है। भारत में वर्ष 2020 में गांधीनगर में CMS के पक्षों के 13वें सम्मेलन COP13 की मेजबानी थी। 38 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इस सम्मेलन में CMS के परिशिष्ट वन में शामिल प्रजातियों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी शामिल किया गया था। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। इसमें आपका जो 3 भारतीय प्रजाति जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन को CMS के परिशिष्ट वन में सबसे कठोर संरक्षण में जोड़ा गया था। आंसर क्या होगा? 38 C, दोनों करेक्ट है। 39 39, गंगा नदी डॉल्फिन को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? 39 का A 2009 से आंसर होगा। 40 नंबर है, भारत का हाथी या भारत में हाथी संरक्षण के संबंध में विचार करना है। हाथी प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है इसके वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? 40 का सेकेंड यहाँ से करेक्ट होगा। हाँ, ये भी करेक्ट है। माइक हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम सिटीज के तहत संचालित होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ पर सही होंगी। आंसर 1 2 3 डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सब भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है? बाघ आरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है? आंसर हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, B 41 का सही आंसर है, ठीक है। और 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित किए गए आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। 42 आते हैं, हिम तेंदुआ के बारे में विचार करना है। हिम तेंदुआ परियोजना को वर्ष 2009 में शुरू किया गया था। पहली बात सही है, हिम तेंदुआ भारत के उच्च हिमालय और पार हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। सेकंड गलत है, क्योंकि पेरियर बाघ आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय बाघ उद्यान केरल में है, कर्नाटक नहीं होगा इसमें। 42 में 42 गलत है ना, 42 में दोनों करेक्ट होगा। इसमें तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरू की गई थी और हिम तेंदुआ भारत के उच्च हिमालय पार क्षेत्र में पाया जाता है। दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने देख लिया था, इस वजह से मिस्टेक हो गया था वो। आगे आते हैं, क्वेश्चन दोनों सही तो सी करेक्ट है। 43 आते हैं। 43 बोला है कि राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके यहाँ पर राज्य के हिसाब से बताना है कौन कौन से राज्य में सम्मिलित कर रहे हैं। पहले काजीरंगा, पता ही होगा सबको कहाँ पर है, असम, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार केरला में होगा, कर्नाटक में नहीं होगा। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है। अच्छा, कान्हा किसली किधर होगा? मध्य प्रदेश में सही होगा ना? हाँ, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट है। तो सम्मिलित नहीं पूछा है, तो केवल एक का मतलब क्या? एक स्टेटमेंट है ना, 2 करेक्ट है 3 में से, तो एक यहाँ से गलत हो जाएगी। 44 है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना प्रजाति और इसके यहाँ पर आवास राज्य कौन कौन से हैं। देखते हैं 44 को। पहला बोला है कि हंगुल कश्मीरी स्टेक जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद सिंह पूंछ वाले मैकॉक पश्चिमी घाट, एशियाई शेर गुजरात, एक सिंह वाला गैंडा आसाम। सभी यहाँ पर मैच करें A1 B2 C3 D4, करेक्ट आंसर 44 का C। 45 उत्तर प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो घड़ियाल का एक महत्वपूर्ण आवास है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। 45 का पहला सही है। सेकेंड, पीलीभीत बाघ आरक्षित क्षेत्र ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था। सेकेंड बात क्या है?
सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर 1 एंड 2। सी क्या होगा, उत्तर प्रदेश के वन्य संरक्षण के बारे में दोनों बात करेक्ट है। 46 है, भारत की जो झील है उसके संबंध में विचार करना है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय लेगून झील है। पहला 46 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, करेक्ट है। सेकंड, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तीसरा, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणों की झील है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है 1 2 3 करेक्ट है, डी आंसर होगा। 47 आते हैं, लोकटक झील के बारे में विचार करना है। 47 केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील पर स्थित है। पहली बात 47 का स्टेटमेंट करेक्ट है। लोकटक झील पर पाए जाने वाले वनस्पति और मृदा के तैरते हुए द्वीप स्थानीय रूप से फोमडी कहा जाता है। सेकेंड बात भी इनका सही जाएगा, दोनों बातें सही है, ठीक है। आंसर 1 एंड 2 47 का सी। 48 भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस खाड़ी में स्थित है। करेक्ट आंसर 48 का कच्छ खाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पश्चिमी घाट के संरक्षण के संबंध में विचार करना है। घाटगिल समिति आधिकारिक तौर पर पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल थी। 49 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा ने अनुशंसा की थी कि पश्चिमी घाट के लगभग 37% क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा। सेकेंड बात क्या होगी, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, पश्चिमी घाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 49 का डी 1 2 3 सही होगा। आगे आते हैं 49 हो गया। 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर है 50 नंबर। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में विचार करना है उसके बारे में ESZ। पहला बोला है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं। 50 का पहला करेक्ट है। इसका उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर संक्रमण क्षेत्र या प्रघात अवशोषक के रूप में कार्य करना होता है। सेकेंड, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। ऐसे संक्रमण क्षेत्र होते हैं ये जो विकास कार्यों को नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कुछ चुनिंदा गतिविधियों को विनियमित करते हैं, ठीक है, दोनों सही है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 51 नाइट्रोजन चक्र के संबंध में विचार करना है। फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पहला क्या होगा, पहला यहां से करेक्ट है। सेकंड बोला नाइट्रीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अमोनिया को पहले नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट में बदला जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहां से ये भी करेक्ट है। तीसरा, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में मृदा नाइट्रोजन को बढ़ाती है। तीसरा गलत है क्योंकि विनाइट्रीकरण इसके विपरीत कार्य करता है। ये मृदा में मौजूद नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देता है जो वायुमंडल से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया नाइट्रोजन से को कम करेगी न कि इसको बढ़ाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1 2 ए करेक्ट है। 52 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले फास्फोरस चक्र के संबंध में विचार करने। पहली बात है इसमें ये बोला कि नाइट्रोजन और कार्बन चक्रों को विपरीत फास्फोरस चक्र की कोई महत्वपूर्ण गैसीय वायुमंडलीय चरण नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। वायुमंडलीय फास्फोरस का मुख्य भंडार है। सेकंड गलत है क्योंकि फास्फोरस का मुख्य भंडार चट्टानें और अवसाद है जहाँ से ये अपक्षय द्वारा निर्मुक्त न कि वायुमंडल। पहला सही दूसरा गलत है। आंसर यहाँ से 52 का ए करेक्ट है। 53 आते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्रों में समानता प्रति इकाई क्षेत्र सबसे अधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता NPP किसकी होती है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर ये होती है
उष्णकटिबंधीय वर्षावन की, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश, गर्मी, आर्द्रता और वर्ष भर होने वाली समृद्धि के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की प्रति इकाई क्षेत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भूमि पर सबसे अधिक होती है। आगे आते क्वेश्चन 54, जनसंख्या वृद्धि के मॉडल के संबंध में विचार करना है। रसद वेटरहुस्टर पर्ल वृद्धि मॉडल एक सिग्माइड एस आकार का वक्र उत्पन्न करता है। 54 का पहला करेक्ट है। सेकंड, चरघांत की वृद्धि में जनसंख्या की वहन क्षमता के समीप पहुंचने के पर प्रति व्यक्ति वृद्धि दर घटती जाती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है, क्योंकि वहन क्षमता के समीप प्रति व्यक्ति समृद्धि दर का घटना रसद समृद्धि की विशेषता होती है और घाती समृद्धि असीमित संसाधनों का एक स्थिर प्रति व्यक्ति दर को मानती है, जिसे जे आकार के वक्र को बनाती है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 करेक्ट है और दूसरा गलत है। आंसर यहाँ से 54 का ए करेक्ट है, सही पूछा है। 55 नंबर है, इसमें यहाँ पर प्रारंभिक जो पारिभाषिक भाषा शब्द है और इसका अर्थ क्या होगा बताना है। ठीक है, देखते हैं। पहला क्या होगा? एक अवन वह प्रजाति जो जिसका अपने पारिस्थितिक तंत्र में उसकी प्रचुरता की तुलना में आसमान रूप से बड़ा प्रभाव होता है। ये कीटोन प्रजाति हो जाती है। इकोटोन क्या होती है? इकोटोन दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में संक्रमण क्षेत्र होता है। कोर प्रभाव जो होता है ये क्या होता है? ये दो समुदायों की सीमा पर पाई जाने वाली अधिक विविध प्रजातियां। ठीक है, और अगला है पारिस्थितिक निकेत, अपने पारिस्थितिक तंत्र में किसी प्रजाति को कार्यात्मक भूमिका की स्थिति बताना। तो इसका हो जाएगा A1, B2, C3, D4। करेक्ट आंसर 55 का डी करेक्ट है। 56 है, ये सिद्धांत की समान सीमित जो संसाधन है उसके लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो प्रजातियां अनिश्चित काल के लिए स्थायी रूप से सहअस्तित्व में नहीं रह सकती हैं। किस नाम से जानती हैं? ये किस नाम से जानी जाती है? आंसर क्या होगा? आंसर 56 का हो जाएगा, ये जानी जाती है गॉस का प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 57, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के बारे में। इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिपी द्वारा की गई थी। पहली बात 57 का क्या होगा? पहला यहाँ से करेक्ट है। IPCC स्वयं का मूल जलवायु संसाधन आयोजित करता है। गलत है, क्योंकि IPCC स्वयं का कोई अनुसंधान नहीं करता। यह मौजूदा प्रकाशित वैज्ञानिक साहित्य का आकलन और सर्वश्रेष्ठ संलेखित करता है। तीसरी बात है, इसकी छठी आकलन रिपोर्ट 2023 में पूरी हुई थी। करेक्ट है, 1 और 3 सही है। 57 का आंसर सी। 58 नंबर है, सूची उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य और यहाँ पर जिला कौन सा होगा? देखते हैं इसको। पहला हो जाएगा कछुआ वन्य अभ्यारण्य। 58 का क्या होगा? ये हो जाएगा वाराणसी। ओखला पक्षी अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उसके बाद आएगा यमुना नदी पर ओखला अभयारण्य स्थित है। ठीक है, और आपका जो सी नंबर है मखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीर नगर, राइट, C3, और D4 नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव। करेक्ट आंसर यहाँ से 58 का ए करेक्ट है। 59 आते हैं। 59 नंबर है, भारत में जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। पहली बात क्या होगी 59 का? पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया था और इसमें वर्ष 2023 का संशोधन किया गया है। सेकंड क्या होगा? 59 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है और पहला भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर क्या 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 है, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची की संख्या 6 को घटाकर कितना कर दिया था? आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर ये 4 करती थी, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 61, सूची 1 सूची 2 को मैच करेंगे। देखते हैं रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम। चार्टर अधिनियम 1833, ये क्या था? 1833 था। इसका हो जाएगा आपका बी का 1। बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1909, ये सिक्का 2 मुसलमानों के लिए
पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी? और चौथा डी हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांत में दिवस शासन की शुरुआत। करेक्ट आंसर यहाँ से 61 का बी करेक्ट है। 61 का क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से आपका। सिक्सटी 2 नंबर आते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को विशेषताओं को प्रावधान और यहाँ पर इनके विचार करना है कि इनमें से कौन सी विशेषता नेहरू रिपोर्ट में शामिल थी। नेहरू रिपोर्ट में कौन शामिल थी बताने। आंसर हो जाएगा 62 का। करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो देखो आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार, है ना, उसके बाद आपका आएगा वयस्क मताधिकार। 2 और 3 यहाँ से इसका सही आंसर होगा बी। 62 का सही आंसर होगा। 63 नंबर है, पूना पैक्ट के बारे में विचार करना है। 1932 में कौन सा गलत है? पूना पैक्ट अगस्त 1932 में हस्ताक्षर किए गए थे। पहला गलत है क्योंकि पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किया गया था, ना कि अगस्त 1932 में। अगस्त 1932 का संबंध 16 अगस्त 1932 को हुई सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा से था। पहला गलत। सेकंड, इसने सांप्रदायिक पंचायत के तहत दलित वर्गों के लिए प्रस्तावित पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली संयुक्त निर्वाचन मंडल को प्रतिस्थापित किया था। सही है। तीसरा, प्रांतीय विधान मंडलों ने दलित वर्गों के लिए आरक्षित जो सीटें थी उनकी संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी थी। यह भी करेक्ट है। तीसरा। चौथा, इस समझौते ने केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों की आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी थी। यह बात गलत हो जाएगी। इसके बजाय इन्होंने प्रावधान किया था कि दलित वर्गों को केंद्रीय विधानमंडल में समानता मतदान और मतदाता आवंटन सीटों को लगभग 18% आरक्षित प्रतिनिधित्व देना, ना कि 71 से बढ़ाकर 148 करना। तो ये गलत होगा। ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी प्रांतीय विधानमंडलों में, ना कि केंद्रीय विधानमंडलों में। ठीक है, तो आपका आंसर जो जाएगा 2 और 3 करेक्ट है, 1 और 4 गलत है। गलत पूछा था तो 1 और 4। 63 का आंसर सी। 64 है, मार्च 1940 में पाकिस्तान के प्रस्ताव लाहौर प्रस्ताव पर विचार करना है। निम्नलिखित में से किसने क्रमशः प्रस्ताव के प्रारूप तैयार किया और उसे प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा 64 का। करेक्ट आंसर ये क्या था? करेक्ट आंसर यहाँ से सिकंदर हयात खान और फजलुल हक इसका सही आंसर होगा। सी नंबर स्टेटमेंट 64 का करेक्ट आंसर है। 65 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं 65 को व्यवस्थित करेंगे कालक्रम में। कांग्रेस के मंत्रिमंडल का त्यागपत्र पहला हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आपका आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा क्या? उसके बाद आपका आएगा चौथा अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1 3 4 2 65 का डी करेक्ट है। 66 आते हैं, द वे आउट नामक पंफलेट पुस्तिका के संबंध में विचार करने कौन सा सही है? यह मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा लिखा गया था। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट नहीं है। द वे आउट सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखी गई थी, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। सेकंड है, इसने हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर वार्ता आधारित समाधान की वकालत की और कुछ शर्तों के अधीन विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। करेक्ट है। तीसरा, इसने भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन को प्रकाशित किया था। गलत है, ये प्रकाशित नहीं किया था, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसका 1 नहीं, ओनली 2 करेक्ट है। पूछा क्या है कि कौन सा सही है ना, केवल 2। 67 नंबर है, 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में विचार करना है। इसने एक भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा जो रक्षा विदेशी मामले और संचार की देखरेख करेगा। 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इसने एक संप्रभु पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि मिशन ने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था और यह तर्क दिया था कि विभाजन से सांप्रदायिक जो समस्या है उसका समाधान नहीं होगा और गंभीर प्रशासनिक तथा आर्थिक कठिनाइयां पैदा होंगी। तीसरी बात है, इसने संविधान सभा के माध्यम से भारतीयों द्वारा अपना स्वयं का संविधान बनाने का अधिकार को मान्यता दी थी। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा आते हैं, इसने भारतीय सिविल सेवा में आईसीएस में भारतीय संख्या में भारी वृद्धि को लेकर के इसमें इसकी अनुशंसा की थी। चौथा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर 2 और 4 है ना। क्या पूछा था इसने? ये पूछा था कौन सा गलत है। 68 नंबर है, निम्नलिखित में से क्रांतिकारी षड्यंत्र मामले पर विचार करने इससे सही कालक्रम कौन सा लगाना है? अलीपुर षड्यंत्र केस 68 क्या हो जाएगा?
1908 में। उसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस 1912। उसके बाद आएगा आपका कानपुर षड्यंत्र केस, नहीं, उसके बाद काकोरी षड्यंत्र केस चौथा, कब, 1925। और कानपुर षड्यंत्र केस 1924। तो कानपुर पहले होना चाहिए ना, कानपुर, हाँ कानपुर पहले होगा, कानपुर के बाद काकोरी आएगा ना, 3-4 होगा यहाँ से, 3-4 पहले कानपुर 1924 में और काकोरी 1925 में। करेक्ट आंसर यहाँ से 1 2 3 4 68 का 1 2 3 4 किधर होगा, डी में करेक्ट है। 69 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशनों के बारे में विचार करना है। वर्ष 1918 का विशेष अधिवेशन सैयद हसन ईमान की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। बॉम्बे में आयोजित किया गया था, पहली बात 69 का करेक्ट है। वर्ष 1920 में विशेष अधिवेशन अमृतसर में आयोजित किया गया था, सेकंड गलत है क्योंकि 1920 का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था, ना कि अमृतसर में, सेकंड गलत हो गया। तीसरा, वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था, करेक्ट है। चौथा, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, गलत है क्योंकि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष नहीं थी और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917 में थी और सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय जो महिला अध्यक्ष बनी थी। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है, 69 का बी। 70 नंबर है, रोलेट सत्याग्रह के बारे में विचार करना है 1919 के बारे में। रोलेट एक्ट के तहत बिना मुकदमे के अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी, गलत है क्योंकि बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति थी। सेकंड, महात्मा गांधी ने आंदोलन को संगठित करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया था, सेकंड क्या होगा, करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। पूछा क्या है सही, तो केवल 2 बी, ए नंबर। आगे आते क्वेश्चन 71। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान किसान और आदिवासी समर्थन के बारे में विचार करना है। अवध किसान आंदोलन बाबा रामचंद, पहला क्या होगा, 71 का पहला करेक्ट है। एक आंदोलन मदारी पासी, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, कूका आंदोलन अल्लूरी सीताराम राजू, गलत है क्योंकि कूका आंदोलन अल्लूरी सीताराम राजू आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में गुरु राम सिंह के नेतृत्व में किया गया था और अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह से जुड़े थे, ना कि कूका आंदोलन से। आंसर आपका 1 2 करेक्ट है, 2 बातें सही है, बी 71 का आंसर है। 72 आते हैं 72 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नागपुर अधिवेशन 1920 के बारे में विचार करना है। कांग्रेस ने अपने संवैधानिक लक्ष्य को संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करने में बदलकर सभी शांतिपूर्ण वैध को साधनों में स्वराज प्राप्त करना कर दिया था। पहला क्या होगा, स्टेटमेंट 72 का करेक्ट है। सेकंड बात है, इस अधिवेशन के बाद पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया था, सेकंड यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें करेक्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषाई आधार पर पहला कांग्रेस समिति का गठन किस में किया गया था, ऑप्शन चलेगा 4 आपको, दोनों सही है, आंसर सी। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही सम्मिलित है, क्रांतिकारी संगठन और संस्थापक इसके कौन से थे। पहली बात है, पहला बोला है अभिनव भारत मंडल विनायक दामोदर सावरकर, करेक्ट है। अंजुमन मोहिब्बान सोहन सिंह भकना, ये गलत है क्योंकि अंजुमन मोहिब्बान वतन लाहौर में गठित हुई एक गुप्त राष्ट्रवादी संस्था थी, ये अजीत सिंह से जुड़ी थी, ना कि सोहन सिंह भकना से, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, गदर पार्टी अजीत सिंह, तीसरा यहाँ से गलत है क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे, ना कि अजीत सिंह। 1 सिर्फ करेक्ट है, आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, 7 कमीशन के संबंध में विचार करना है। 7 कमीशन का प्रस्ताव पार्लियामेंट्री सुधारों के तहत रखा गया था, 74 पहला गलत है क्योंकि संवैधानिक प्रणाली की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त करने का प्रावधान सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था, ना कि 1909 में। BR अम्बेडकर को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इस कमीशन के साथ कार्य करने के लिए नामित किया गया था, करेक्ट है। तीसरा, 7 कमीशन को मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त था, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि 7 कमीशन का व्यापक विरोध किया था क्योंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे और इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए कड़ा विरोध के द्वारा जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग वर्ग और JL नेहरू, ये सब यहाँ पर क्या थे, इसके लिए विरोध किया गया था इन्होंने।
और किसका समर्थन प्राप्त था? बी आर अम्बेडकर, ई वी रामास्वामी, छोटू राम और उदारवादी समूह, इनका समर्थन प्राप्त था। और जो मैंने ऊपर बताया आपको उसको समर्थन नहीं था, वो इसके विरोध में थे। आंसर क्या होगा? 74 बी करेक्ट है। 75 नंबर आते हैं। 75 बोला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो नेता और उनके जो प्राथमिक कार्य क्षेत्र उसके बारे में विचार करना है। खान अब्दुल गफ्फार खान, पेशावर, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। पहला क्या होगा? 75 का पहला करेक्ट है। सी राजगोपालाचारी, तिरुचिरापल्ली से वेदरमण्यम, मद्रास। तीसरा है रानी गैदिलिन्यू, नागालैंड और मणिपुर की पहाड़ियाँ। तीसरा ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। 75 का 1 2 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 75 क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग करेंगे 76 से 150 तक करेंगे उसको, यहाँ पर टेस्ट को खत्म करेंगे, टेस्ट नंबर 4 को। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और देखो यहाँ पर जो टॉपिक आए हैं उस सब टॉपिकों को जाके आप कवर करो, एक एक स्टेटमेंट के टॉपिक को कवर करो। जैसे कि यहाँ पर बात आई सविनय अवज्ञा आंदोलन की, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन ही नहीं पढ़ना है सिर्फ, यहाँ से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पढ़ना है। खान अब्दुल गफ्फार खान क्या थे उनके बारे में, सी राजगोपालाचारी क्या है ना, रानी गैदिलिन्यू क्या है। तो इनके एक एक करके डीप में अगर आप पढ़ोगे 75 टॉपिकों को पूरा, तो बहुत अच्छा सा टॉपिक आप कवर कर पाओगे आगे प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप अच्छे से कवर करते रहो। राइट, टेस्ट के साथ साथ आपको टॉपिक निकलते रहेंगे और इनको सबको कवर करते रहो। ठीक है, एंड करते हैं। और हम लोग कल से करेंगे करीब 2-2 पेपर, मतलब 2-2 पेपर क्या, 75 क्वेश्चन एक किसी कोचिंग का और 75 अलग कोचिंग का, ऐसे करके अलग अलग करेंगे 150 क्वेश्चन। एंड करते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है अपना, यूपीएससी नॉलेज टेक यूकेटी, और एक अपना चैनल DUKT दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक, दोनों अपने चैनल हैं, दोनों को आपको सब्सक्राइब और फॉलो करना है। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।